हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कसौं स्टडी पॉइंट में। हम आपको सॉल्व करा रहे थे 4 दिसंबर 2021 को जो स्टाफ नर्स का एग्जाम हुआ था उसी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे थे, जिसकी पिछली क्लास में हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज की क्लास में हम आगे के क्वेश्चन लेकर के आए हैं, तो बिल्कुल भी क्लास को मिस ना करें। काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न पर ये क्लास है कि किस तरह के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, किसी उद्योग में बेंजोल पदार्थ के संपर्क में आने से निम्नलिखित हो सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सी बीमारी हो सकती है वो आपको बतानी है। ऑप्शन ए दिया गया है मूत्राशय का कैंसर, ऑप्शन बी दिए गए हैं रक्त कैंसर यानी ब्लड कैंसर, ऑप्शन सी दिया गया है त्वचा कैंसर यानी स्किन कैंसर, और ऑप्शन डी दिया गया है लंग कैंसर। तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कोई व्यक्ति किसी उद्योग में काम कर रहा है और बेंजोल पदार्थ के संपर्क में आ जाता है, तो इनमें से कौन सा कैंसर उसको हो सकता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर होता क्या है? तो ब्लड कैंसर में जो WBC होती है उनकी संख्या एबनॉर्मली रूप से बढ़ने लगती है। ब्लड कैंसर रक्त कोशिकाओं के कैंसर को कहा जाता है, जिसमें बोन मैरो में भारी संख्या में असामान्य WBC यानी सफेद रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है या फिर बढ़ने लगती है, उसे हम ब्लड कैंसर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन डेंगू का वाहक है? क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से किसके द्वारा डेंगू होता है, यह इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है एनोफिलीज क्लूसिफिसेज, ऑप्शन बी दिया गया है एडीज इजिप्ट, ऑप्शन सी दिया गया है मेंसोनिया एन्यूलिफेरा, और ऑप्शन डी दिया गया है क्यूलेक्स क्विनोक्वेओफाइसाइड्स फासियोड्स। तो यहां पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा एडेज इजिप्ट। जो जो डेंगू होता है वो एडेज मच्छर के काटने से होता है। एडेज इजिप्ट इसका पूरा नाम होता है। ये आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, कुछ इस तरह का मच्छर होता है। मलेरिया की अगर बात करें तो मलेरिया फीमेल एनाफिलीज के काटने से फैलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग गर्भ निरोधक प्रभावकारिता को मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए दिया गया है प्रजनन विफलता सूचकांक और गर्भ निरोधक उपयोगिता दर, ऑप्शन बी दिया गया है मोती सूचकांक और जीवन सारणी विश्लेषण, ऑप्शन सी दिया गया है कॉपर इंडेक्स और गर्भ निरोधक व्यापकता विश्लेषण, और ऑप्शन डी दिया गया है गर्भ निरोधक क्षमता सूचकांक और कुल प्रजनन दर। तो यहां पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मोती सूचकांक और जीवन सारणी विश्लेषण। जो गर्भ निरोधक प्रभावकारिता को नापते हैं वो मोती सूचकांक और जीवन सारणी विश्लेषण के द्वारा नापते हैं। कौन कौन से साधन होते हैं गर्भ निरोधक के? क्योंकि एग्जाम में कॉन्ट्रासेप्टिव से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। पहला होता है कंडोम, दूसरा फीमेल कंडोम, तीसरा होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जिसमें माला एंड छाया वगैरह आते हैं, फोर्थ वन होता है वेजाइनल रिंग, फिफ्थ वन है कैलेंडर मेथड, सिक्स वन है
डोज। 7वां होता है स्पर्मेसाइड। 8वां होता है कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन यानी यंत्रा। 9वां होता है आईयूडी। उसके बाद सर्जिकल स्टरलाइजेशन। सर्जिकल स्टरलाइजेशन में पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी दोनों आते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पैच और क्वाइटल इंटरप्ट्स, विड्रा विधि इसको बोलते हैं। तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव के मेथड होते हैं, आपको याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में कोई सा भी पूछा जा सकता है। प्रभावकारिता भी पूछ ली जाती है, जैसे कॉपर्टी 375 की जो होती है वो 5 साल के लिए होती है, और जो 380 होती है कॉपर्टी 380 वो 10 साल के लिए प्रभावी होती है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जोखिम का अनुमान लगाने में एक उजागर समूह और गैर उजागर समूह के बीच बीमारी या मृत्यु की घटनाओं की दर में अंतर को कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है आरोप्य जोखिम, ऑप्शन बी दिया गया है जोखिम अनुपात, ऑप्शन सी दिया गया है विषम अनुपात, और ऑप्शन डी दिया गया है संबंधित जोखिम। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आरोप्य जोखिम, यानी आपका ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जनसंख्या की सामाजिक आर्थिक स्थिति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस पैमाने का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है ISAA स्केल, ऑप्शन बी दिया गया है STEP स्केल, ऑप्शन सी दिया गया है कुप्पुस्वामी स्केल, और ऑप्शन डी दिया गया है वैंडरबिल्ट स्केल। तो भारतीय जनसंख्या की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को जो मापने के लिए स्केल प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है कुप्पुस्वामी स्केल, यानी आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। कुप्पुस्वामी स्केल की अगर बात करें तो यह परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति को मापने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला पैमाना है। कुप्पुस्वामी स्केल 3 कारकों पर काम करता है, जिसमें से पहला है व्यक्तिगत शिक्षा, दूसरा व्यवसाय, और तीसरा है आय। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भारत में क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत तपेदिक नियंत्रण के लिए एक वेब सक्षम रोगी प्रबंधन प्रणाली है। क्वेश्चन में पूछा गया है जो भारत में टीवी का राष्ट्रीय प्रोग्राम चल रहा है उसमें टीवी के नियंत्रण के लिए एक वेबसाइट बनाई गई है या फिर वेब आईडी बनाई गई है जिसमें टीवी के रोगी का प्रबंधन होता है। वही इसमें पूछा गया है कौन सा है। ऑप्शन ए दिया गया है मदद, ऑप्शन बी दिया गया है निक्षय, ऑप्शन सी दिया गया है ई संजीवनी ओपीडी, और ऑप्शन डी दिया गया है उमंग। तो जो टीवी के मरीज का इलाज या उसकी हिस्ट्री या फिर जो भी ट्रीटमेंट उसका चलता है उसकी सारी जानकारी निक्षय ऐप पर फीड की जाती है। तो यहां पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा निक्षय। ई संजीवनी की अगर बात करें तो ई संजीवनी में टेली कंसल्टेशन होती है। कोई डॉक्टर अगर हायर सेंटर पर बैठा है, मान लिया कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ई संजीवनी का हब है वहां बैठा है, और सब सेंटर से जो भी सब सेंटर पर पोस्टेड है जैसे सीएचओ सब सेंटर पर पोस्टेड है तो वो वीडियो कॉल के माध्यम से मरीज को टेली कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है ट्रैकियोस्टोमी देखभाल प्रदान करते समय एक अनुपयुक्त नर्सिंग क्रिया है। ऑप्शन ए दिया गया है धोने के बाद प्रवेशनी को रोगाणुहीन लवण कंटेनर के अंदरूनी किनारे पर धीरे से टैप करना, ऑप्शन बी दिया गया है रोगाणुहीन दस्ताने पहने,
और प्रक्रिया के दौरान अपने गैर प्रमुख हाथ को रोगाणुहीन रखना। ऑप्शन सी दिया गया है ल्यूमेन और पूरे आंतरिक प्रवेशनी को रोगाणुहीन सामान्य लवण से सिक्त ब्रश का उपयोग करके अच्छी तरह से साफ करना। और ऑप्शन डी दिया गया है आंतरिक प्रवेशनी को रोगाणुहीन सामान्य लवण में अच्छी तरह से धो लेना। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहां पे राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। रोगाणुहीन दस्ताने पहने और प्रक्रिया के दौरान अपने गैर प्रमुख हाथ को रोगाणुहीन रखना। ट्रैकेस्टोमी की अगर बात करें, ट्रैकेस्टोमी होता क्या है? तो ट्रैकेस्टोमी एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें गर्दन के सामने एक छिद्र बना दिया जाता है और यह विंड पाइप में एक ट्यूब डालकर किया जाता है ताकि सांस लेने में सुविधा हो और फेफड़ों या लंग से जो सैक्रेशन है वो साफ हो सके। इस प्रक्रिया को ट्रैकेस्टोमी बोलते हैं। उम्मीद करता हूं ट्रैकेस्टोमी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है नर्स एक पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट में एक मरीज का आकलन करती है। इनमें से कौन से लक्षण परिवर्तित वृक्क छिड़काव की ओर इशारा करते हैं? एक नर्स जो कि पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट में काम कर रही है और मरीज का आकलन करती है। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इंडिकेट एन अल्टर्ड रीनल पेल्विक। ऑप्शन ए दिया गया है सुपरप्यूबिक दूरी, ऑप्शन बी है पीला श्वेत पटल, ऑप्शन सी पेशाब की कमी और ऑप्शन डी है सीणत। तो यहां पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पेशाब की कमी। रीनल पेल्विक पेशेंट में पेशाब की कमी देखने को मिलेगी। यहां पे राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ये सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, किडनी का डायग्राम दिया गया है। ये रीनल पेल्विस होती है यहां पर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नर्स अस्पताल के रिकॉर्ड में एक मरीज के लिए नर्सिंग निदान के रूप में थकान का दस्तावेजीकरण करती है यानी डॉक्यूमेंटेशन करती है। निम्नलिखित में से कौन इस नर्सिंग डायग्नोसिस की एक प्रमुख परिभाषित विशेषता है? ऑप्शन ए दिया गया है थकावट जो आराम करने से दूर होती है, ऑप्शन बी दिया गया है परिवेश में रुचि की कमी, ऑप्शन सी दिया गया है समझौता की गई शारीरिक कंडीशनिंग और ऑप्शन डी दिया गया है सामान्य दिनचर्या बनाए रखने में असमर्थता। तो यहां पे आपका राइट आंसर सामान्य दिनचर्या बनाए रखने में असमर्थता यानी आपका ऑप्शन डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीयू में नर्स फीमोरल पल्स चेक कर रही है। नर्स द्वारा उपयोग की जाने वाली परीक्षा की विधि है। एक नर्स है जो कि आईसीयू में फीमोरल चेक कर रही है, फीमोरल पल्स। तो नर्स द्वारा कौन सी विधि उपयोग में ली जाएगी वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है आघात, ऑप्शन बी दिया गया है परिश्रमण, ऑप्शन सी निरीक्षण और ऑप्शन डी टटोलने का कार्य है। तो जो फीमोरल पल्स होती है उसको पैल्पेशन के द्वारा चेक करेगी नर्स। तो यहां पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा टटोलने का कार्य यानी पैल्पेशन। यहां पे आपको ये दिख रहा है ये फीमोरल आर्टरी है और यहां पे पैल्पेट करके पल्स को फील करने की कोशिश की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है
द नर्स इज प्रोवाइडिंग टिप्ड स्पॉन्जी फॉर ए फेब्राइल पेशेंट, द साइंटिफिक प्रिंसिपल फॉर दिस एक्शन इज टू। एक नर्स है जो प्रोवाइड करा रही है टिप स्पॉन्जी फेब्राइल पेशेंट को। फेब्राइल पेशेंट होते क्या है, जो तेज बुखार वाले पेशेंट होते हैं जिनमें फेब्राइल सीजर देखने को मिलते हैं, उनकी यहां पर बात हो रही है। ऑप्शन ए दिया गया है, रिमूव सरफेस डिब्रिस। ऑप्शन बी, इंक्रीज हीट लॉस। ऑप्शन सी, रिड्यूस सरफेस टेंशन ऑफ स्किन। और ऑप्शन डी दिया है, स्टिमुलेट पेरिफेरल सर्कुलेशन। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंक्रीज हीट लॉस। फेब्राइल सीजर की अगर बात करें तो फेब्राइल सीजर इज ए कन्वल्सन दैट अकर इन सम चिल्ड्रन विद ए हाई टेम्परेचर। फेब्राइल सीजर एक कन्वल्सन कंडीशन होती है जो कि बच्चों में देखने को मिलती है, किसके कारण, हाई टेम्परेचर के कारण। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, नर्स एक उत्तेजित रोगी के लिए एक अंतःस्रावी रेखा इंट्रावीनस लाइन के साथ कलाई पर अवरोध लगाने का आदेश देती है। अवरोध लागू करते समय नर्स को इनमें से कौन सा उपाय करना चाहिए। ऑप्शन ए दिया गया है, सुनिश्चित करें कि अवरोध कड़ा है और उसमें झुर्रियां नहीं है। ऑप्शन बी दिया गया है, सुनिश्चित करें कि अवरोध और रोगी के छोर के बीच 2 उंगलियां डाली जा सकती हैं। ऑप्शन सी दिया गया है, त्वचा के संपर्क में कठोर भाग के साथ छोर के चारों ओर अवरोध लपेटे। ऑप्शन डी दिया गया है, क्षेत्र की मालिश करने के लिए हर पाली में कम से कम एक बार अवरोध हटाए। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह सुनिश्चित करे कि अवरोध और रोगी के छोर के बीच में 2 उंगलियां डाली जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, एक नर्स शल्य चिकित्सा के बाद रोगी के लिए बढ़ी हुई महत्वाकांक्षा का एक कार्यक्रम बनाती है। यह लक्ष्य निर्धारण नर्सिंग प्रक्रिया में कौन से या किस चरण का एक तत्व है। प्लानिंग की यहां पे बात हो रही है, तो सीधी सीधी बात है, प्लान अगर वो कर रही थी। ऑप्शन ए दिया गया है योजना, ऑप्शन बी मूल्यांकन, ऑप्शन सी निरूपण और ऑप्शन डी दिया गया है कार्यान्वयन। तो यहां पे इस क्वेश्चन में ही आंसर भी छिपा हुआ है। यहां पर कार्यक्रम बनाना मतलब प्लानिंग कर रही है, और यहीं पे आपका राइट आंसर भी प्लानिंग ही हो जाएगा। योजना यानी प्लानिंग करना, प्लान करना। नर्सिंग प्लान की अगर बात करें तो सबसे पहले असेसमेंट होता है, फिर उसके बाद डायग्नोस होता है, फिर आउटकम्स होता है, उसके बाद इंटरवेंशन, उसके बाद रेशनल और फिर इवोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस नमूना संग्रह में सर्जिकल एसेप्टिक तकनीक के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन में पूछा गया है किसी चीज का सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं और उसमें सर्जिकल एसेप्टिक टेक्निक की आवश्यकता नहीं होती है, यह पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है डिम और परजीवी के लिए मल। ऑप्शन बी संस्कृति और संवेदनशीलता के लिए एक घाव का रिसाव। ऑप्शन सी दिया गया है प्रतिधारण कैथेटर से मूत्र। और ऑप्शन डी दिया गया है थ्रोट कल्चर के लिए नमूना। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डिम और परजीवी के लिए मल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अस्थायी या स्थायी पेसमेकर लगाने के बाद शल्य चिकित्सा के बाद की सबसे आम प्रारंभिक जटिलता है। टेम्परेरी या फिर परमानेंट, द मोस्ट कॉमन अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव सर्जिकल पूछा गया है परमानेंट या अस्थायी पेसमेकर लगाने के बाद सबसे
कॉमन या फिर आम कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। क्योंकि क्वेश्चन समझना भी बहुत जरूरी है, क्वेश्चन समझने के बाद ही हम आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है, मुख्य प्रवेश स्थलों पर रक्तस्राव और रक्त गुल्म। ऑप्शन बी, अब्जत्रुका सिरा के छिद्र से हीमोथोरैक्स। ऑप्शन सी दिया गया है, वेंट्रिकुलर एट्रोफी और टैकीकार्डिया। ऑप्शन सी दिया गया है, और सॉरी ऑप्शन डी दिया गया है, पेसिंग इलेक्ट्रोड का विस्थापन। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पेसिंग इलेक्ट्रोड का विस्थापन, यानी आपका राइट आंसर यहां पे ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नैदानिक विशेषता जो कीटोएसिडोसिस प्रतिक्रिया से हाइपोग्लाइमिक प्रतिक्रिया को अलग करती है। ऑप्शन ए दिया गया है, मितली यानी नोजिया। ऑप्शन बी दिया गया है, धुंधली दृष्टि ब्लड विजन। ऑप्शन सी, पसीना आना। और ऑप्शन डी, दुर्बलता। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पसीना आना। कीटोएसिडोसिस की अगर बात करें तो कीटो एसिडता, कीटोन अम्लीयता या कीटो एसिडोसिस एक ही बात होती है। उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें शरीर में कीटोन की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। मानव शरीर में बनने वाले दो प्रमुख कीटोन है, एसिटोएसिटिक अम्ल और बीटा हाइड्रोक्सीब्यूट्रेट, जिसका निर्माण फैटी एसिड के टूटने से और अमीनो एसिड के विएमिनन या डीएमिनेशन से होता है। कोज क्या क्या होते हैं कीटोएसिडोसिस के? अल्कोहल का सेवन करना प्रमुख कोज है कीटोएसिडोसिस का। उपवास रखना यानी फास्ट रखना, और तीसरा होता है डायबिटीज यानी मधुमेह। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मरीज निरंतर एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस पर है। नर्स को अपने शिक्षण में शामिल करना चाहिए कि सीएपीडी की सबसे गंभीर और सामान्य जटिलता के संकेतों का पता कैसे लगाया जा सकता है। एक पेशेंट है जो कंटिन्यू एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस पर है। बताना क्या है कि नर्स को अपने शिक्षण में क्या शामिल करना चाहिए कि सीएपीडी की सबसे गंभीर और सामान्य जटिलता का संकेतों का पता लगाया जा सके। ऑप्शन ए दिया गया है, अति शर्करा रक्तता। ऑप्शन बी, पेरिटोनिटिस। ऑप्शन सी, सौफ। और ऑप्शन डी, पेट की हर्निया। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पेरिटोनिटिस, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। पेरिटोनिटिस होता क्या है? तो पेरिटोनिटिस पेरिटोनियम टिश्यू की एक पतली लेयर होती है या परत होती है जो पेट के अंदर और अन्य पेट के अंगों को कवर करती है। पेरिटोनिटिस एक ऐसी कंडीशन है, कंडीशन को संदर्भित करती है जो पेरिटोनियम की सूजन की विशेषता है। बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन के कारण ऐसी स्थिति हो सकती है। और अगर पेरिटोनिटिस के अगर लक्षणों की बात करें तो पेट में गंभीर दर्द होना, भूख में कमी होना, नोजिया होना, उल्टी होना, पेट में गड़बड़ी होना, ठंड लगना, बुखार होना, पेट में तरल पदार्थ की अनुपस्थिति आदि समस्याएं या फिर पेशाब करने में कठिनाई देखने को मिल सकती है। तो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा पेरिटोनिटिस होता क्या है और क्या क्या उसके लक्षण होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंजाइना पिक्टोरिस वाले रोगी को नाइट्रोग्लिसरीन पीआरएन लेने की सलाह दी जाती है। नर्स यह मानती है कि नाइट्रोग्लिसरीन की क्रिया में निम्नलिखित सभी शामिल हैं सिवाय इसके। ऑप्शन ए दिया गया है, ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कोरोनरी धमनियों को पतला करना। ऑप्शन बी दिया गया है, पूरे शरीर में सिरापरक पुलिंग पैदा करना।
ऑप्शन सी दिया गया है प्रणालीगत रक्तचाप को कम करना, और ऑप्शन डी दिया गया है परिधीय रक्त प्रवाह को कम करने के लिए धमनियों को संकुचित करना। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिधीय रक्त प्रवाह को कम करने के लिए धमनियों को संकुचित करना, पेरिफेरल ब्लड फ्लो को कम करने के लिए आर्टरीज को संकुचित करना, ये आपका राइट आंसर होगा। एंजीना पिक्टोरिस की अगर बात करें तो एंजीना पिक्टोरिस होता क्या है? एंजाइना एक वह कंडीशन है जिसमें छाती में तीव्र दर्द होता है, एक्यूट पेन होता है, जो कि कई बार शोल्डर, आर्म्स और गर्दन यानी नेक तक फैल जाता है, जिसका कारण हार्ट को इम्प्रॉपर ब्लड सप्लाई होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा एंजाइना पिक्टोरिस होता क्या है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उस शल्य प्रक्रिया का नाम क्या है जो पित्त पथरी को हटाने के लिए सामान्य पित्त नली को काटती है? ऑप्शन ए दिया गया है कोलेडोकोटोमी, ऑप्शन बी दिया है कोलेडोकोलिथिसिस, ऑप्शन सी दिया गया है कोलेसिस्टेक्टोमी, और ऑप्शन डी दिया गया है कोलेडोकोलिथोटोमी। तो यहां पे आपका राइट आंसर कोलिथोटोमी हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ये आंसर ऑफिशियल जो आंसर की आई थी उसमें दिया गया था। वैसे जो पित्त की थैली को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, उसको कोलिसिस्टेक्टोमी बोलते हैं। तो इसको आप एक बार देख लेना, मैं वो आंसर आपको बता रहा हूं जो ऑफिशियल आंसर की में आपको बताया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है फीमर फ्रैक्चर के किस हिस्से में रक्त वाहिकाओं की प्रचुर आपूर्ति के कारण आमतौर पर एवस्कुलर नेफ्रोसिस या नॉन यूनियन होता है? ऑप्शन ए दिया गया है कंडिलर क्षेत्र, ऑप्शन बी शाफ्ट, ऑप्शन सी गर्दन, और ऑप्शन डी त्रिशंकु क्षेत्र। तो किसी वजह से अगर फीमर फ्रैक्चर के कारण प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है तो जो एवस्कुलर नेफ्रोसिस होता है वो होता है गर्दन में, और गर्दन से मतलब यहां पे नेक से नहीं है। गर्दन का मतलब जो फीमर की बोन की नेक होती है, फीमर नेक का यहां पे जिक्र किया गया है। तो यहां पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एवस्कुलर नेफ्रोसिस होता क्या है? तो ये एक बीमारी या स्थिति होती है जिसमें हड्डियों में टेम्परेरी या फिर परमानेंट रूप से ब्लड का सप्लाई रुक जाती है या फिर कम होने लगती है, जिसकी वजह से होता क्या है, हड्डियों के टिश्यू में या फिर हड्डियों के टिश्यू धीरे धीरे मरने लगते हैं। सिम्टम क्या क्या होते हैं एवस्कुलर नेक्रोसिस सिम्टम की अगर बात करें तो जॉइंट पेन देखने को मिलता है, दर्द की वजह से चलने और बैठने में परेशानी होने लगती है, और दर्द बढ़ने पर हड्डियां टूटना जैसा महसूस करने लगती हैं। ये सब एवस्कुलर नेक्रोसिस में देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है एंट्रल थेरेपी पर एक मरीज के लिए डंपिंग सिंड्रोम को रोकने या कम करने में इनमें से कौन सा नर्सिंग हस्तक्षेप प्रभावी है? ऑप्शन ए दिया गया है खिलाने से पहले और बाद में ट्यूबिंग को फ्लश करने के लिए बड़ी मात्रा में पानी डालना। ऑप्शन बी दिया गया है रोगी को दूध पिलाने के बाद 1 घंटे तक अर्ध फाउलर यानी सेमी फाउलर पोजीशन में रहने की सलाह देना। ऑप्शन सी दिया गया है बोलस द्वारा भोजन का प्रबंध करना, और ऑप्शन डी दिया गया है एक गर्म तापमान पर भोजन का प्रबंध करना। तो यहां पे आपका राइट आंसर ऑप्शन
बी हो जाएगा रोगी को दूध पिलाने के 1 घंटे तक अर्ध फाउलर की स्थिति में रहने की सलाह देना। डंपिंग सिंड्रोम के अगर लक्षण की बात करें, कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं डंपिंग सिंड्रोम में, और डंपिंग सिंड्रोम होता क्या है। तो डंपिंग सिंड्रोम आमतौर पर सर्जरी के बाद खाना खाने के बाद दिखाई देते हैं। शुरुआती और देर से लक्षण हो सकते हैं, और जो प्रारंभिक कुछ लक्षण कुछ देखने को मिलते हैं वो कौन कौन से मिलते हैं। फूला हुआ एहसास होना, पेट फूला हुआ का एहसास होगा, उल्टी करना, पेट में ऐंठन होना, नोजिया यानी मितली, तीव्र हृदय गति, फ्लशिंग, चक्कर आना और दस्त, ये लक्षण डंपिंग सिंड्रोम के देखने को मिल सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। आज की क्लास में हम 20 क्वेश्चन लेकर के आए थे, और 20 क्वेश्चन के साथ साथ हमने आपको यहां पर 30 से 40 क्वेश्चन और सॉल्व करा दिए हैं, जो कि आने वाले स्टाफ नर्स एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कोई भी क्वेश्चन यहां पे बेकार नहीं है, सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, अगर आपको लगता है ये क्लास आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और क्लास को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।